इजराइल में मंगलवार का सूरज निकलने के साथ आग उगलती मिसाइल आदम की। हूती लड़ाकों ने फिर इजराइल को दहलाया। यह एक ऐसे युद्ध का विस्तार है जिसकी जद में ईरान भी आ गया है। लेकिन फिलहाल इजराइल उस कमांडर के सफाए में जुट गया है जिसने ईरान की खातिर नेतन्याहू आर्मी को परेशान कर रखा है। अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती इजराइल का दुश्मन नंबर 1, जिसका सिर काट लेने की धमकी इजराइल ने दी है। हूती फाइटर्स के टॉप कमांडर का खात्मा इजराइल ठीक उसी अंदाज में करने की वार्निंग दे रहा है जैसे हमास के चीफ हानिया और सिनवार का किया गया। हूती की लाइफलाइन कट करने का पूरा प्लान इजराइल ने बना लिया है। इस मिशन की मजबूरी यह है कि हूती लड़ाकों का हमला रुक नहीं रहा। मिसाइल वही फिलिस्तीन 2 है। कभी दक्षिणी इजराइल तो कभी सेंट्रल इजराइल में मिसाइल अटैक के अलर्ट का सायरन बज रहा है। हूती फाइटर्स यमन में बैठकर तेल अवीव तक बारूद की बौछारें कर रहे हैं। इजराइल हूती के एक रॉकेट को मारता है तो बदले में 10 रॉकेट आसमान में दिखने लगते हैं। यह युद्ध अब हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा विस्फोटक हो चुका है। मंगलवार की सुबह हूती फाइटर्स ने इजराइल पर जो मिसाइल दागी उसे इजराइल में घुसने से पहले ही मार गिराने का दावा नेतन्याहू आर्मी ने किया है। तस्वीरें इजराइल के हमले के बाद धुआं धुआं हुई हूती की उसी मिसाइल की है। हूती के मिसाइल अटैक में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि इजराइल की आपातकालीन मेडिकल सेवा मेगन डेविड एडम ने बताया कि पैरामेडिक्स ने 20 से ज्यादा लोगों को मेडिकल सहायता दी है। मिसाइल हमले के अलर्ट पर जो सायरन बजा उससे ज्यादातर लोग शेल्टर में छिप गए, जिससे मिसाइल तबाही को टाला जा सका। हूती के मिसाइल हमले से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री ने हूती को पूरी तरह बर्बाद कर डालने तक हवाई हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ונערוף את ראש מנהיגיו בדיוק כמו שעשינו להניע, סינואר ונסראללה בטהרן, עזה ובלבנון, נעשה בחודדה ובצנע। हूती फाइटर्स से नेतन्याहू पहले ही आर पार के युद्ध का ऐलान कर चुके हैं। मोसाद चीफ ने भी हूती फाइटर्स के सफाए को टॉप पर रखा है। मतलब हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती की तबाही की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो क्या इजराइल के लिए अब्दुल मलिक हूती को निशाना बनाना आसान है? क्या हानिया और नसरल्ला की तरह घर में घुसकर इजराइल हूती चीफ को हलाक करेगा? इजराइल को ललकार कर हमला करने वाले हूती लड़ाके जब अमेरिका से नहीं डरते तो क्या नेतन्याहू इन्हें काबू में कर पाएंगे? हमास और हिजबुल्लाह से कितना पावरफुल है हूती? हूती फाइटर्स को ईरान का रॉकेटबाज कहा जाता है। यह शिया मुसलमानों का लड़ाका ग्रुप है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक हूती फाइटर ग्रुप यमन के हूती आंदोलन के दौर में 1990 में बना। यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ हुसैन अल हूती ने विद्रोह किया। साल 2004 में एक हमले में हुसैन की मौत हो गई, जिसके बाद उनके भाई अब्दुल मलिक अल हूती सुप्रीम लीडर बने। 2015 में हूती फाइटर्स ने यमन की हादी सरकार को उखाड़ फेंका और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब ने संयुक्त सेना के साथ हूती विद्रोहियों से युद्ध लड़ा, जिसमें अमेरिका भी उतरा। लेकिन लंबी चली लड़ाई के बाद भी हूती विद्रोहियों ने हथियार नहीं डाले। अब्दुल मलिक हूती ने ईरान के दम से लाल सागर में दुनिया की महाशक्तियों से मोर्चा लिया। यमन में 1000 साल तक राज करने वाले हूती लड़ाके हमास इजराइल युद्ध में फाइटर ग्रुप का साथ देते रहे हैं। हाल के दिनों में जब इजराइल सीरिया फ्रंट पर युद्ध में उलझा, तब हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद अब अब्दुल मलिक हूती नेतन्याहू की हिटलिस्ट में टॉप पर आ गया है। लेकिन अब्दुल मलिक हूती को मार गिराना इजराइल के मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। अब्दुल मलिक हूती कभी सामने नहीं आता है। अब्दुल मलिक हूती कब किस लोकेशन पर है, इसकी डिटेल भी सीक्रेट रखी जाती है। अब्दुल मलिक हूती हर वक्त
आत्मघाती सिक्योरिटी फोर्स से घिरा रहता है। अब्दुल मलिक हूती फाइटर ग्रुप्स को मैसेज भी रिकॉर्डेड वीडियो से भेजता है। हूती फाइटर्स को चीफ के सभी ऑर्डर याहिया सारी के जरिए मिलते हैं। बात बात पर लाल टोपी पहनकर अमेरिका इजराइल को धमकाने वाला ये याहिया सारी है। إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز. हूती फाइटर्स ने लाल सागर में जब से अमेरिका के जंगी जेट को मार गिराने का दावा किया है, वो खुद को अजय समझने लगे हैं। हालांकि इजराइल अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, ये हूती लड़ाके अच्छी तरह जानते हैं। इजराइल से दुश्मनी करने वाले हमास चीफ इस्माइल हानिया को खौफनाक मौत मिली। इजराइल से दुश्मनी निभाते निभाते हिजबुल्लाह सरगना नसरल्लाह के चीथड़े उड़ गए। इजराइल से दुश्मनी निभाने वाले याहिया सिनवार को नेतन्याहू ने उसकी सुरंग में घुसकर ढेर कर दिया। इजराइल ने अब एक और दुश्मन अब्दुल मलिक हूती का डेथ वारंट रिलीज कर दिया है। इजराइल से दुश्मनी सिर्फ तबाही लाती है। इजराइल दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में तलाश कर मारता है। इतिहास गवाह है, इजराइल ने जब भी दुश्मन का सफाया किया है तो मुल्कों की चूलें हिल गई हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अब्दुल मलिक हूती का मौत से सामना किसी भी दिन हो सकता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कुर्स्क में लड़ने पहुंचे उत्तर कोरिया के 3000 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया गया है। लेकिन पुतिन को ज्यादा टेंशन देने वाली खबर कुछ और है। ज़ेलेंस्की ने रूस का खून बहाने के लिए 10 खतरनाक प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। ज़ेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास हार चुके हैं। ज़ेलेंस्की क्राइमिया को वापस लेने में नाकाम रहे हैं। ज़ेलेंस्की कुर्स्क में भी फेल हो चुके हैं। तीनों मोर्चों पर यूक्रेन को लगातार झटके लग रहे हैं। तीनों फ्रंट ज़ेलेंस्की से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने बना लिया है एक ऐसा वॉर टॉनिक जो यूक्रेन की सेना को हारते हुए मोर्चे पर फिर से जिंदा कर देगा। यह मिसाइल टॉनिक है जो यूक्रेन की फौज के हारते हुए मोर्चे बचा सकता है। इस मिसाइल टॉनिक को लेकर इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने यह खबर छापी है और बताया है कि यूक्रेन के सीक्रेट मिसाइल प्रोग्राम में क्या चल रहा है। वॉर जोन में लगातार झटके खाने के बाद ज़ेलेंस्की की उम्मीद बनी है एक नई मिसाइल, जिसे ज़ेलेंस्की की फौज गेम चेंजर होने का दावा कर रही है। ज़ेलेंस्की ने तैयार कर ली है यूक्रेन की क्रूज मिसाइल। नाम है ट्रैम्बिटा। ट्रैम्बिटा की रेंज 200 किलोमीटर है। ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट पर पहुंचती है। ट्रैम्बिटा पर 25 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है, यानी रूस के छोटे मोटे अड्डे पूरी तरह तबाह। Лідерам, кожному із наших партнерів, хто сьогодні висловив підтримку Україні. Після чергового ракетного удару балістика по Києву. Постраждали люди, на жаль, є загиблий, мої співчуття. Пошкоджені будинки, костел Святого Миколая, також є пошкодження в дипломатичних місіях. Усі вони розташовані в одній офісній будівлі. Албанія, Аргентина, Палестина, Північна Македонія, Португалія. ज़ेलेंस्की इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में है। ज़ेलेंस्की हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं और अब तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन का सरेंडर पक्का माना जा रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की 20 जनवरी के बाद भी लड़ना चाहते हैं और इसलिए ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया है।
जेलेंस्की ने रूस को हराने के लिए 10 मिसाइल प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन सरेंडर ना करे और युद्ध लंबा चले, इसके लिए जेलेंस्की ने 3000 मिसाइल बनाने की तैयारी कर ली है। ट्रम्प बिटा खास इसलिए है क्योंकि ये यूक्रेन के अंदर ही उन अड्डों पर हमला करेगी जहां रूस की सेना मौजूद है। जेलेंस्की ने अब तक नेटो से मिली मिसाइलों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ट्रम्प बिटा जेलेंस्की के युद्ध वाले एजेंडे को जिंदा रखेगी, इस बात की गारंटी दी जा रही है। इस वक्त दो बातें यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय करने वाली हैं। पहले हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और दूसरी है पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल, जिसे पुतिन ने परमाणु बम का विकल्प बता दिया है। यानी एक तरफ ट्रंप युद्ध से पीछे हटेंगे, यूक्रेन की मदद बंद होगी, और दूसरी तरफ पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को तबाह करने की गारंटी बन जाएगा। पुतिन की यह नई मिसाइल पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह कर सकती है। ओरेशनिक मिसाइल पुतिन का ट्रंप कार्ड बन चुकी है। ओरेशनिक मिसाइल पर 6 वॉरहेड फिट करके पुतिन यूक्रेन को दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा, ये बात कीव से लेके लंदन और वॉशिंगटन डीसी में सब अच्छी तरह जानते हैं। Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединенных Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной. यही वजह है कि जेलेंस्की अब पुतिन को वो जख्म देना चाहते हैं जो रूस लंबे वक्त तक याद रखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेन को बहुत बुरी मार पड़ी है, जहां उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की खातिर यूक्रेन की फौज से लड़ रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की का दावा है कि किम जोंग उन ने रूस में अपनी फौज भेजकर बड़ी गलती कर दी है। Поранених та вбитих північно-корейських солдатів. Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна? Жодна нормальна людина на землі не відповість. І, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. अमेरिका और यूक्रेन का दावा है कि उत्तर कोरिया ने 10 से 12 हजार सैनिकों को पुतिन की मदद करने के लिए रूस भेजा है। एक डिवीजन के बराबर इस फोर्स को हराना आसान नहीं होगा, ये बात जेलेंस्की भी जानते हैं। इसलिए वो अब लॉन्ग रेंज ड्रोन और क्रूज मिसाइल से लड़ना चाहते हैं। रूस के कजान में ये ड्रोन अटैक देखिए। 21 दिसंबर को हुए इस हमले ने पुतिन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। टेंशन इस बात की है कि यूक्रेन अगर ऐसे ड्रोन और मिसाइल बिना अमेरिका या नेटो की मदद के बनाने लगेगा तो युद्ध कैसे खत्म होगा।